लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, आवाज आ रही है ना? Yes, sir. So we just discuss about the preemptive and non-preemptive scheduling algorithm. So basic difference between preemptive and non-preemptive is that in preemptive scheduling algorithm, any process is deallocated from the particular CPU anytime on the basis of certain criteria. यानी कि स्पेसिफिक कंडीशन या क्राइटेरिया के बेसिस पर कभी भी कोई भी प्रोसेस आपका सीपीयू से बाहर रेडी स्टेट में मूव कर सकता है या वेटिंग स्टेट में उसको भेज सकते हैं, ठीक है ना। ये मैटर नहीं रखता है कि आपका जो प्रोसेस है वो अपने जॉब को कंप्लीट कर लिया या नहीं। ऐसा हो सकता है कि कोई प्रोसेस अपने जॉब को कंप्लीट कर लिया हो, उसके बाद प्रिमिटिव के बाद दोबारा उसको रिज्यूम नहीं करना पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्रोसेस जो है पार्ट ऑफ द जॉब को आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद पूरा कर पाए। तो प्रिमिटिव में एनी टाइम्स प्रोसेस इज जस्ट, आप कह सकते हैं कि टेक अवे फ्रॉम द सीपीयू, सीपीयू से बाहर उसको किया जा सकता है दूसरे प्रोसेस को एलोकेट करने के लिए। लाइक राउंड रोबिन और प्रिमिटिव यू कैन से शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, यानी प्रिमिटिव एसजेएफ एल्गोरिथम, like SRTF, shortest remaining time first priority, which is primitive based, and primitive based priority, primitive based SJF, round robin. These are some examples under primitive scheduling algorithm, which we have to discuss under CPU scheduling algorithm. Non primitive में वही चीज है कि once the process allocate inside the CPU, then it moves from the CPU once entire job of the process is completed. तो जब तक आपका पूरा जॉब कंप्लीट नहीं होता है, प्रोसेस आपका सीपीयू के रिसोर्सेस को रिलीज नहीं करेगा। यानी कि रिलीज तभी होगा आपका रिसोर्सेस जब पर्टिकुलर प्रोसेस अपना जॉब कंप्लीट कर लेता है। तो नॉन प्रिमिटिव में प्रोसेस इज नॉट बाउंडेड टू मूव अवे फ्रॉम द सीपीयू बिफोर कंप्लीशन ऑफ द जॉब। तो नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में यू जस्ट टेक द एग्जांपल लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है ना। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट नॉन प्रिमिटिव वन, तो इन शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट अगेन द प्रोसेस गेट एलोकेटेड इनसाइड द सीपीयू, ठीक है ना। बट देयर इज सम डिसएडवांटेज ऑफ नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, बिकॉज लाइक इन एफसीएफएस जब भी कोई लॉन्ग कोई प्रोसेस अगर पहले से एलोकेट हो रहा है और दूसरा शॉर्टेज जॉब कोई प्रोसेस है, तो अगर लॉन्ग प्रोसेस लंबे समय तक अगर सीपीयू के रिसोर्सेज को अवेल करेगा, तो आपका जो स्मॉल प्रोसेस यानी कि लो बर्स्ट टाइम का जो प्रोसेस है उसको बहुत देर तक वेट करना होगा। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्वॉय इफेक्ट, ठीक है ना। तो अंडर कॉन्वॉय इफेक्ट द पर्टिकुलर part of the particular process is waiting for the particular allocation of CPU, because जो लॉन्गेस्ट सीपीयू बस टाइम यानी कि लार्ज सीपीयू बस टाइम का जो प्रोसेस है वो लंबे समय तक आपके सीपीयू रिसोर्सेज को अवेल कर रहा है। तो वी जस्ट डिस्कस दैट। तो बेसिकली प्रिमिटिव शेड्यूलिंग इज यूज्ड व्हेन अ प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट, क्योंकि प्रिमिटिव में कभी भी कोई भी प्रोसेस रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में जाएगा और फ्रॉम वेटिंग स्टेट टू रेडी स्टेट। तो इन बोथ केसेस वेटिंग स्टेट टू रेडी स्टेट द रिसोर्स जो आपका मेनली सीपीयू साइकिल्स है जिसको हम लोग रिसोर्स डिस्कस करते हैं, तो CPU the resources are allocated to the process for the limited amount of time and then it is taken away and the process is again placed back for resume the part of the job. तो प्रिमिटिव में हमेशा कोई भी प्रोसेस, अब ये क्या हो सकता है कि प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में आपका जो प्रोसेस है वो जॉब पूरा कर ले टाइम पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, जितने समय के बाद उसको प्रोसेस के रिसोर्सेज को रिलीज करना है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरा नहीं कर पाए। तो जब पूरा नहीं कर पाएगा तो नेक्स्ट इंटरवल में उसको वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट इंटरवल में पार्ट ऑफ द जॉब को कंप्लीट करने के लिए। तो फर्स्ट वी डिस्कस primitive scheduling is used when a process
switches from running state to ready state or from waiting state to ready state. The resource are allocated to the other process after printing the current running process inside the CPU. You can take the example under primitive scheduling algorithm like round robin. Primitive SJF, you can say SRTF. Primitive or primitive priority scheduling algorithm. So these are some examples under primitive one, in which in round robin also certain time slice is used, time quantum is used. So after completion of that time quantum, any process is printed and another process allocate to the CPU to utilize the resources of the CPU. तो आपका एनी टाइम कोई भी प्रोसेस जो है रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट एंड देन वेटिंग स्टेट टू रेडी स्टेट आपका एलोकेट होता है, री एलोकेट होता है सीपीयू में पार्ट ऑफ द जॉब को कंप्लीट करने के लिए. So traffic signal control system is also working like round robin scheduling algorithm, in which certain time slice is used to switch from one area to another area. Suppose there is a traffic control signal and we have to release the particular area vehicles, then certain time quantum is used to release the particular vehicles and avail the path, or you can say route, to move from one location to another location. Then after certain time interval another area is released. तो अब इसमें हो सकता है कि किसी एक एरिया का आपका जो व्हीकल्स नंबर ऑफ व्हीकल्स है वो सर्टेन टाइम क्वांटम में कंप्लीट हो जाए, वहां पर आपका नंबर ऑफ व्हीकल्स कम है. तो ऐसा हो सकता है कि पार्ट ऑफ टाइम क्वांटम में आपका वो जॉब पूरा हो जाए उस एरिया का. ऐसा भी हो सकता है कि सम व्हीकल्स आर नॉट मूव्ड थ्रू द पर्टिकुलर वे in certain time quantum, so they have to wait for certain next interval to move or utilize that path. तो उस पाथ को यूज करने के लिए थोड़ा देर के लिए उनको वेट करना पड़ेगा. उनका जैसे ही इंटरवल आएगा तो फिर से वो अपने पार्ट ऑफ जॉब को कंप्लीट करेंगे. तो राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, अगेन देयर इज अ प्रिमिटिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट. प्रिमिटिव, जहां भी प्रिमिटिव यानी कि इन एनी टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, व्हेनेवर द प्रिम्पशन इज अकर, देन the part of the process
इज कंप्लीटेड आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल। ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे राउंड रोबिन अगर एग्जांपल लें, इन राउंड रोबिन कोई एक प्रोसेस अगर लंबा सीपीयू बस टाइम है उसका, तो उस प्रोसेस को हो सकता है कि नंबर ऑफ टाइम्स एलोकेट होना पड़े सीपीयू में अपने जॉब को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर सपोज करो कि 10 मिली सेकेंड का कोई अगर बस टाइम है किसी प्रोसेस का, और आपने 4 मिली सेकेंड रखा है टाइम क्वांटम, या 2 मिली सेकेंड आपने टाइम स्लाइस रखा है हर प्रोसेस के लिए, तो वो 10 मिली सेकेंड यानी 5 टाइम्स एलोकेट होगा सीपीयू में, 2-2 मिली सेकेंड का जॉब पूरा करेगा, क्योंकि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 मिली सेकेंड जॉब the particular process is printed and another process allocate to the CPU to avail the resources। तो नंबर ऑफ टाइम्स उसको सीपीयू से बाहर जाना होगा, फिर सीपीयू में जाना होगा। तो अगर 10 मिली सेकेंड है, 2 मिली सेकेंड का टाइम क्वांटम है, तो 5 टाइम्स वो आपका प्रोसेस सीपीयू में एलोकेट होगा, तब जाके उसका 10 मिली सेकेंड का जॉब पूरा होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वी जस्ट टेक द एग्जांपल आल्सो। Now the next one is non-preemptive one। तो नॉन प्रिमिटिव के लिए क्या है कि नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग इज यूज्ड व्हेन ए प्रोसेस टर्मिनेट्स और प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग। ठीक है ना, क्योंकि वेटिंग आपका कभी भी कोई प्रोसेस जा सकता है इफ एनी टाइप्स ऑफ इनएडिक्वेसी अकर रिलेटेड टू द इनपुट आउटपुट। कभी भी किसी तरह के इनपुट आउटपुट इनकम्प्लीटनेस के चलते कोई भी प्रोसेस, या रिसोर्सेज अनअवेलेबिलिटी के चलते कोई भी प्रोसेस वेटिंग स्टेट में जा सकता है। लेकिन अगर किसी तरह का कोई इनपुट आउटपुट इनएडिक्वेसी नहीं है, इनकम्प्लीटनेस नहीं है, तो प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक उस प्रोसेस को सीपीयू से बाहर नहीं किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। So FCFS scheduling algorithm is a non-preemptive scheduling algorithm because once the process allocates inside the CPU, then the process releases the resources only after completion of its job। पूरे जॉब को कंप्लीट करने के बाद ही वो सीपीयू के रिसोर्सेज को रिलीज करेगा, और जब वो रिलीज करेगा तभी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट होने का चांस होगा। ठीक है ना, तो नॉन प्रिएम्प्टिव scheduling is used when a process terminates or a process switches from running state to waiting state। In this scheduling, once the resources is allocated to the particular process, then that resource is released only once the process completed its entire operation। यानी entire job जब तक complete नहीं करता है तब तक वो। A waiting state is the exceptional case where any time any process move to the waiting state due to certain incompleteness of resources during process execution। तो प्रोसेस एग्जीक्यूशन में अगर किसी भी तरह का इनकम्प्लीटनेस, इनएडिक्वेसी अगर इनपुट आउटपुट रिलेटेड या किसी रिसोर्सेज रिलेटेड होगा, तो अनटिल एंड अनलेस जब तक कि आपका वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होगा तब तक उस प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में जाना पड़ेगा। दैट इज द एक्सेप्शनल पार्ट। अदरवाइज if there is no any types of incompleteness or related to the input output or any other types of resources for execution of the process, then the process completed its instruction execution and then after move to the terminate state। So after movement of the process to the terminate state, another process get chance to allocate to the CPU only। तो नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें एक बार जब प्रोसेस कोई सीपीयू के रिसोर्सेज को अवेल करेगा, तो वो तब तक उसको अवेल करेगा जब तक उसका जॉब पूरा नहीं हो जाता है। हाँ, उसमें कंडीशन ये होगा कि अगर किसी तरह का इंटरप्शन अकर नहीं हो। अगर इंटरप्शन होगा तब उस केस में वेटिंग स्टेट में जाएगा प्रोसेस, और फिर वहां से रेडी और देन फिर से रनिंग स्टेट में आएगा। तो वो आपका कंडीशनल स्विचिंग होगा, क्योंकि वो कंडीशंस के बेसिस पर अब नहीं हुआ तो आपको जो है उसको जाना पड़ा। अदरवाइज कोई बाउंडेशन नहीं है कि प्रोसेस को मूव करना है रनिंग से बीच में ही रेडी स्टेट में या
वेटिंग स्टेट में। तो इन दिस scheduling, once the resources is allocated to a process, then the process holds the resource till its टर्मिनेशन। यानी कि जब तक वो टर्मिनेट नहीं होता है तब तक वो प्रोसेस जो है रिसोर्सेज को होल्ड करके रखेगा। वो रिलीज तभी करेगा जब उसका जॉब पूरा हो जाएगा। तो दैट इज द नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग। And under non-preemptive, you can take the example of FCFS, what we discussed, that first come first serve. FCFS scheduling algorithm, shortage of first scheduling algorithm, priority scheduling algorithm. मेरा ये नहीं है, बोला गया है जैसे आपका जो आईटी है ना, आपका जो आईटी है, हाँ ठीक है। अब ये जो SJF या प्रायोरिटी ले रहे हैं, दिस इज द नॉन प्रिम्प्टिव वर्जन ऑफ द शॉर्टेज जॉब। तो व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट द शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, और हाँ बोलिए बोलिए, एनी डाउट? Now, when we discuss the particular CPU scheduling algorithm, then you can easily analyze that whether it comes under primitive category of primitive scheduling algorithm or non-primitive scheduling algorithm. So, first of all, we discuss the FCFS. So, as far as the name is concerned, FCFS का मतलब क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आवाज नहीं जा रही है क्या? आ रही है सर। तो FCFS दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसका मतलब क्या है? ये फीफो मैनर में वर्क करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर। यानी कि जो प्रोसेस पहले एलोकेट हुआ वो प्रोसेस पहले आपका एग्जीक्यूट होगा। तो वन बाय वन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर आपका जो है CPU रिसोर्सेस इज अवेलेबल फॉर द पर्टिकुलर प्रोसेस, एंड देयर इज ए पर्टिकुलर कंडीशन इन विच द पर्टिकुलर प्रोसेस, यानी कि हो सकता है कि आपका एक से अधिक प्रोसेस आपका एलोकेट होगा, मल्टीपल प्रोसेसेस आर देयर। So in case of multiple process handling, again FIFO queue is maintained because the process comes from where? Process running state में कहाँ से आता है? रेडी क्यू से। रेडी क्यू। तो रेडी क्यू is also maintained in a FIFO manner. आपका जो रेडी क्यू है वो भी FIFO मैनर में मेंटेन होता है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर क्या है आपका, जो प्रोसेस आपका जो है फर्स्ट अराइव करेगा रेडी क्यू में, वही पहले CPU उसके लिए CPU असाइंड होगा। यानी CPU इज असाइंड टू द पर्टिकुलर प्रोसेस विच अराइव्स टू द रेडी क्यू फर्स्ट। तो रेडी क्यू में जो प्रोसेस पहले आएगा वो पहले एलोकेट होगा। अब यहाँ पर क्या है कि कभी टाई हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना कि दो प्रोसेस एक ही समय में आ गया। यस सर।
तो अब उस केस में कैसे यूज होगा? बर्स्ट टाइम के बेसिस पे सर। हाँ, तो जिसका स्मॉलर बर्स्ट टाइम होगा उसको एलोकेट कर देंगे। तो ये आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कभी भी प्रिमिटिव नहीं हो सकता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज ऑलवेज नॉन प्रिमिटिव नेचर, यानी कि नेचर ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज ऑलवेज अ नॉन प्रिमिटिव मोड। तो नॉन प्रिमिटिव का मतलब हुआ कि प्रोसेस आपका सीपीयू रिसोर्सेस कंप्लीटली अवेल करने के बाद, टर्मिनेशन के बाद ही रिलीज करेगा दूसरे प्रोसेस के लिए। अदरवाइज आपका दूसरा प्रोसेस तब तक एलोकेट नहीं हो सकता सीपीयू में। तो क्या, कहाँ पर इसका यूज होता होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का? क्या अभी जो हम लोग ओएस यूज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यूज होता है? होता है, तो कहाँ नो पर यूज सर। होता है? नहीं होता है। होता है या नहीं होता है? इंस्टॉलेशन में आपको प्रायोरिटी सेट करना होता है ना, इंस्टॉलेशन अगर आप करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पर कैसे शेड्यूल करता होगा इंस्टॉलेशन वर्क को? आगे जब हम लोग पढ़ेंगे मल्टी लेवल शेड्यूलिंग, तो वहां पर 3 मोड आप डिस्कस करेंगे। सिस्टम, ठीक है ना, सिस्टम आपका जो है प्रायोरिटी। इंटरेक्टिव सिस्टम भी कुछ हम लोग यूज करते हैं, जितना भी एप्लीकेशन यूज करते हैं वो इंटरेक्टिव होता है। और देयर इज अ बैच, ठीक है ना, बैच मोड। तो मल्टी लेवल क्यूइंग हैंडलिंग में हमारा जो है वो सिस्टम का सबसे प्रायोरिटी हाई होता है। यानी whenever we are installing OS, then there is no chance to install any application। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल आप तभी कर पाएंगे जब OS इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो यू जस्ट मेंशन इन FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, सबसे पहले फर्स्ट द process which arrives first in the ready queue, is assigned to the CPU, ठीक है ना। In case of die, smallest which has smallest burst time allocate to the CPU first, and FCFS behaves non-preemptive mode of शेड्यूलिंग। तो नॉन प्रिएम्प्टिव मोड ऑफ शेड्यूलिंग का मतलब ही हो गया कि FCFS में आपका कोई भी प्रोसेस अगर एलोकेट हो रहा है तो वो कभी भी, अब यहाँ एक और कंडीशन हो सकता है कि अगर आपका सेम बर्स्ट टाइम होगा कोई प्रोसेस का, तब उस केस में आपका जो पहले आया होगा उसको, ठीक है ना, तो in case of tie the process which has the smallest burst time allocate the CPU first। बर्स्ट टाइम यहाँ नहीं होगा। स्मॉलेस्ट आपका जो है, जो आईडी आपका होगा, स्मॉलेस्ट आईडी कहने का मतलब यहाँ पर भी नॉट स्मॉलेस्ट, ये जस्ट रेक्टिफाई दिस वन।
इन केस ऑफ टाई, टाई इन विच मैनर, ये हो सकता है सीपीयू बर्स्ट टाइम सेम हो। टाई किस मैनर में, क्योंकि एफसीएफएस में तो हमारे पास टाई का कंडीशन बर्स्ट टाइम ही है। तो इन केस ऑफ टाई द प्रोसेस विच हैज स्मॉलेस्ट process ID, not the burst time. The smallest process ID allocates to the CPU first. That means, we just take the example. Suppose there is a various process ID, and the burst time the process ID like P1, P2, P3 we have. So process 1 burst time is 24, process 2 burst time is 3, and process 3 burst time is also 3. Okay. Now, in this case, process 2 and 3 is in tie condition. Process 2 has also burst time of the process 2 is 3. So burst time is in millisecond. So burst time of P2 is 3 millisecond and burst time of P3 is also 3 millisecond. So you can also say कि आपका जो प्रोसेस आईडी जिसका स्मॉलेस्ट होगा वो क्या होगा, पहले आपका आएगा। तो इस केस में जिसका प्रोसेस आईडी स्मॉलेस्ट है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो P3 से P2 आपका स्मॉलेस्ट है तो पहले P2 एग्जीक्यूट होगा। दूसरा और भी इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब प्रोसेस जो पहले आपका सीक्वेंस में आया, यानी सीक्वेंशियली जो फर्स्ट आया उसको हम प्रायोरिटी दे देते हैं। तो P2 comes before P3, so P2 allocate to the CPU first, and then after P3 is allocated to the CPU. Now, when we allocate this process in the Gantt chart, so Gantt chart is basically used to represent the process inside the CPU. CPU में कितने देर तक कौन सा प्रोसेस है, तो we just assume, ठीक है ना, कि each process allocate inside the CPU in 0 millisecond. So assume that all process arrives at 0 millisecond. There is no arrival time is given in this particular question. So we just assume that all process arrives, ठीक है ना, all process arrives at 0 millisecond. All process arrives to the CPU at 0 millisecond. तो 0 millisecond में अगर है तो just start here. फर्स्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो एफसीएफएस में क्या, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आया, प्रोसेस 1। तो प्रोसेस P1, तो P1 आया तो P1 को हम लोग एलोकेट किए। P1 का बर्स्ट टाइम कितना है, 24 मिलीसेकंड। तो P1 आपका जो है ये 24 मिलीसेकंड का जॉब पूरा किया, ठीक है ना। 24 मिलीसेकंड के बाद अब यहाँ पर क्या है कि P2 और P3 हैविंग अ सेम बर्स्ट टाइम। तो चूंकि P2 और P3 का सेम बर्स्ट टाइम है, तो नाउ दिस इज द टाई कंडीशन, तो इन विच वी सेट द पर्टिकुलर प्रोसेस इनसाइड द CPU विच कम्स, दोनों चीज हो सकता है, विच कम्स बिफोर द नेक्स्ट, यानी कि जो पहले आया होगा, P2 कम्स बिफोर P3, तो P2 को पहले, और P2 का प्रोसेस आईडी P3 से कम है तो आपका P2 को पहले एलोकेट करेंगे, देन P3 को एलोकेट करेंगे। अगर P0 P1 P2 होता तब भी आपका वो पहले एलोकेट होता। तो जो प्रोसेस पहले आया, यानी कि जहां टाई हुआ, तो जो जो प्रोसेस में टाई है उसमें सबसे पहले जो प्रोसेस आया उस प्रोसेस को एलोकेट हम पहले करेंगे, एंड देन आफ्टर द नेक्स्ट प्रोसेस। तो एज यूजुअल जैसे आपका P2 है, P1 के बाद P2 आपका एलोकेट हुआ। P2 जो है 3 मिलीसेकंड का जॉब कंप्लीट करेगा 27 में, and then after P3 is allocated and P3 completed is 3 millisecond job. तो 3 millisecond P3 और तो ये जो भी आप जो लिख रहे हैं दिस इज व्हाट, तो इसका आपका जो है कंप्लीशन टाइम क्या है, प्रोसेस 1 का कंप्लीशन टाइम 24 है, प्रोसेस 2 का कंप्लीशन टाइम 27 है, प्रोसेस 3 का कंप्लीशन टाइम 30 है। दैट मीन्स कंप्लीशन टाइम और क्या कहते हैं, कंप्लीशन टाइम
of P1, P2, P3. So completion time of P1, P2 and P3. तो P1 का completion time कितना हो गया? P1 जहां पर कंप्लीट हो रहा है 24 मिली सेकेंड। P2 कहाँ खत्म हो रहा है 27, तो 27 मिली सेकेंड। P3 कहाँ खत्म हो रहा है 30, तो 30 मिली सेकेंड। एंड व्हाट इज द सबमिशन टाइम? ठीक है, तो सबमिशन टाइम हर प्रोसेस का क्या है? तो P1 का सबमिशन टाइम क्या है? यानी कि जब जॉब सबमिट हुआ 0 मिली सेकेंड। P2 का क्या है? 24 एंड P3 का 27. So what is turnaround time? If there is no arrival time and we assume arrival time as a 0 millisecond, then what is the formula to find out the turnaround time? Turnaround time कैसे? 80 minus 80, sir. Turnaround time is CT minus CT minus 80. 80. Yes, sir. BT that means 80, sir. Arrival. CT minus, अगर arrival time सबका 0 है, That means sir CT के equal हो जाएगा TT. तो अगर CT minus 80 करेंगे, then if there is arrival time is given to you, ठीक है ना? तो अगर हम P1 का टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे तो क्या होगा? 24 माइनस 0 24 होगा। और P2 का टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? 27. हाँ, 27. तो 27, यानी कि अराइवल टाइम 0 ही मान के चलेंगे ना? Yes, sir. तो 27 और P3 का कितना हो जाएगा? 30, sir. 30. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी फाइंड आउट द एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड व्हाट इज द वेटिंग टाइम? Waiting time TT minus CT. यस, TT minus CT, sir. Turnaround time minus completion बर्स्ट टाइम, time. टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। Best time. So what is the waiting time for P1? 24 is the turnaround time and watch time is also 24. Yes, 0. So P1 is just waiting 0 millisecond to allocate to the CPU. P1 को 0 millisecond wait करना पड़ा CPU में allocate होने के लिए. And what is the waiting time for P2? Turnaround time is 27 and watch time is 3. Watch time is 3, that is 24 millisecond wait करना पड़ा P2 को. P3 के लिए turnaround time is 30 and watch time is 3. 3, sir. So 27 millisecond 27. is a waiting time for P3. So we have to analyze the waiting time for each and every types of scheduling algorithm because waiting time आपका जो है वो सबसे कम जिसका होगा, यानी ऑन एन एवरेज अगर पूरे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में सारे प्रोसेस को लोकेट करने में अगर वेटिंग टाइम सबसे कम जिस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को होगा, दैट इज मोस्ट फिजिबल। आप बोल सकते हैं कि इट इज द मोस्ट फिजिबल scheduling algorithm to allocate the CPU inside allocate the process inside the CPU. So whatever criteria, यानी कि CPU scheduling criteria जो हम लोग डिस्कस किए थे, CPU scheduling criteria under which we discuss the arrival time, ठीक है ना, burst time, turn around time, waiting time, response time, ये जितना भी particular completion time, so these are the various criteria on the basis we can compare the particular scheduling algorithm. तो एक scheduling algorithm दूसरा, तो अब यहाँ पर क्या है कि average TAT, we just find out the average TAT and average waiting time is what. तो average TAT निकालने के लिए we have to find out the TAT of each process. TAT of process 1, process 2, process 3 and
We already calculated this one. So TAT of process 1 is what? 24, 27 and 30. This one is done. Yes. So average TAT is what? 20.37. Average TAT is the TAT of P1 plus, or you can write in this manner, not in this. The summation of TAT of EI, where I is equal to 1 to 3. So summation of all TAT of PI, okay, and divided by, यहाँ I equal to 1 to 3 है, यानी कि यहाँ पर 3 डायरेक्ट आप ले सकते हैं. एंड सिमिलरली टू फाइंड आउट द एवरेज वेटिंग टाइम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24 21 51 81 81 बटा यानी 27 सेकेंड. ठीक है. तो वेटिंग टाइम निकालने के लिए भी वही है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द वेटिंग टाइम ऑफ P1, P2, P3. तो P1 का वेटिंग टाइम आप निकालेंगे. टर्न अराउंड टाइम इसका 24 है और बस टाइम आपका 24 है. तो 24 माइनस 24 दैट इज 0 मिली सेकेंड. P2 का टर्न अराउंड टाइम 27 है और बस टाइम 3 है, तो 24 मिली सेकेंड और इसका 30 माइनस 3. एवरेज क्या हो जाएगा. अगेन यहाँ पर भी एवरेज निकालने के लिए समेशन ऑफ वेटिंग टाइम ऑफ EI where I is equal to 1 to 3 divided by क्या होगा 3. एवरेज निकालने पे डिवाइडेड बाय 3. 3 ये हो जाएगा आपका 24 और 7 31/3 17 मिली सेकेंड. So basically we just compare the waiting time of each of the particular scheduling algorithm to analyze that if this scheduling algorithm is better than the previous or any other scheduling algorithm. Because if the waiting time is less, then that particular scheduling algorithm or scheduling process is better to deploy the particular process. Process को deploy करने के लिए वो better आपका जो है option होगा. तो in first come first scheduling algorithm just एक question आप लिखिए. Let's try this one. Just take one process ID. Process ID is given to you. Arrival time is given to you. Suppose first you take the arrival time as a 0. Then we discuss the specific arrival time and burst time. So there is process ID P1, P2, P3, P4 and P5. The burst time is 4, 3, 2, 1, 3. Three, 1, 2. Now find out average waiting time is what and average turnaround time is what. Assumes
all process arrives at 0 millisecond. Apply FCFS. Just give me the average waiting time and average turnaround time. If there is no arrival time given to you, then assume that all process arrives at 0 millisecond. अगेन आपको इसको सॉल्व करने के लिए गैंट चार्ट बनाना है ना। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर गैंट चार्ट बनाएंगे। अब ये FCFS है, तो पहले आपका प्रोसेस P1 एलोकेट हुआ, 0 मिलीसेकंड से स्टार्ट किया, इसका मिलीसेकंड में है इन MS, फर्स्ट टाइम इन मिलीसेकंड। तो ये 4 मिलीसेकंड का जॉब पूरा किया। P2 उसके बाद आया और P3 दोनों टाई, दोनों का बस टाइम सेम है। तो बस टाइम सेम है तब उस केस में P2 एलोकेट होगा पहले, 3 मिलीसेकंड का जॉब पूरा किया। फिर P3 3 मिलीसेकंड का जॉब पूरा किया। फिर P4, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट बस टाइम है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सेम बस टाइम होगा तब हमको चेक करना होगा। तो उसमें FIFO मैनर यानी कि फ्रेम अगर है तो FIFO ऑर्डर फॉलो कर लेंगे। तो इफ द प्रोसेस हैव सेम बस टाइम देन FIFO ऑर्डर इज मेंटेन्ड। So P2 is allocated first, then after P3 is allocated, and then after P4 we have P5. तो P4 का 1 है तो ये 11 और इसका 2 है तो ये 13. Now on the basis of this Gantt chart, Sir, हाँ average turnaround time is 2.6 और waiting time I guess sir 5.8. ठीक, एल्गोरिथम FCFS यूज हो रहा है इसमें। तो एवरेज कितना होता है? वेटिंग टाइम पहले निकाल लीजिए। वेटिंग टाइम ऑफ Sir, P1, turnaround time का है 2.6. P2, P3, P4 और P5। P5 P1 का कितना है वेटिंग टाइम? वेटिंग टाइम इज व्हाट? वेटिंग टाइम इज टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो 4 इसका टर्न अराउंड टाइम है, 4 माइनस 4 दैट इज 0। व्हाट अबाउट P2? बताइए शशि, P2 का वेटिंग टाइम कितना होगा? टर्न अराउंड टाइम इज 7 एंड बस टाइम इज 3। तो आप ऐसे भी आप डायरेक्ट जो P2 जहाँ से इनिशिएट हुआ उसको देख कर लिख सकते हैं 0 4, इस तरह से 0 4, P3 के लिए 7, P4 के लिए 10 और P5 के लिए जस्ट जहाँ से इनिशिएट, जहाँ से वो एक्सेस हुआ 11। तो एवरेज आपका हो जाएगा, एवरेज वेटिंग टाइम इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to 5 वेटिंग टाइम ऑफ PI डिवाइड बाई 5। तो ये हो गया 0 + 4 + 7 + 10 + 11, 22 बटे क्या होता है? 4.32 होगा। यस सर। ठीक, 7 4 11 11 21 और 11 32। हाँ ठीक, 32 बटे 5।
ये हो गया 6.4, ये हो जाएगा ना। यस सर। Yes, sir. ठीक, और टर्न अराउंड टाइम, again find out the turnaround time of P1, P2, P3 and P4. So turnaround time of P1, P2, P3, P4, P5. अराइवल टाइम तो 0 ही है, तो टर्न अराउंड टाइम कितना हो जाएगा जो जहां पर कंप्लीट हुआ है। तो टर्न अराउंड टाइम P1 का कितना हो जाएगा 4, P2 का 7, P3 का 10, P4 का 11 और P5 का 13। तो हो जाएगा 4, 7, 10, 11, 13। 4, 7, 10, 11, 13। Average turnaround time is equal to summation of I equal to 1 to 5 turnaround time of PI divided by 5. So 45. 55 9 seconds. Average turnaround time is equal to 9 milliseconds. And average waiting time is equal to 6.4 milliseconds. Now the same process you have to perform for the rest of the scheduling algorithm also. Okay, so one by one we discuss. Next scheduling algorithm is shortest job first. So before discussion of shortest job first, we just take some more examples. ठीक है ना? So we just take one example in which there is arrival time given to you. So process ID 80 arrival time and burst time in millisecond. The process ID is again P1, P2, P3, P4, P5, and your arrival time is 3, 5, 0, 5, 4. Burst time is given to you 4, 3, 2, 1, 3. Now apply FCFS scheduling algorithm and find out average waiting time and average turnaround time. Now find out this one. अब यहाँ पर अराइवल टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो अराइवल टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ पर कंप्लीशन टाइम या एग्जिट टाइम बोलिए, यस, ठीक है ना। आपका जो टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए यू यूज द सेम फार्मूला, बट अराइवल टाइम इज नॉट एज्यूम्ड 0 because arrival time for each process is given in the question. So you just use that arrival time, and on the basis of that the particular process allocated inside the CPU also. Okay, and waiting time is as it is turnaround time. तो यहाँ जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू कंप्लीशन टाइम, इसको सीटी बोलते हैं शॉर्ट में, सीटी सीटी माइनस Arrival time. अराइवल टाइम 80
and waiting time is equal to turnaround time minus burst time. Here TAT is turnaround time UT is burst time बाकी तो है waiting time WT is the waiting time. You just use this two formula. Now to allocate this one, first of all we just make a process ID, one column for process ID, one column for CT, one column for TAT, तो एक ही साथ सबका बन जाएगा, and one column for WT, and then after we just check out all TAT and WT to find out the average TAT and waiting time. So process ID is your P1, P2, P3, P4 and P5. So CT is given to you completion time. P1 का completion time कितना है? क्वेश्चन में completion time करने के लिए क्या करना होगा आपको? ये completion time के लिए burst time को arrival time से जोड़ दीजिए आप, ठीक है ना? तो आपको अराइव करने के लिए 3 मिली सेकेंड का जॉब लगा और 4 मिली सेकेंड उसका बर्स्ट टाइम है, तो कंप्लीशन टाइम कितना हो जाएगा? 3 मिली सेकेंड के बाद 4 मिली सेकेंड जॉब करेगा ना, 3 मिली सेकेंड में इंटर करेगा, 4 मिली सेकेंड उसका बर्स्ट टाइम है, तो 3 से कहां तक जाएगा? 7 तक। तो कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा? 7। P2 का क्या हो जाएगा? P2 का हो जाएगा सर 3 है उसका, P2 का क्या है? 3 है बर्स्ट टाइम, लेकिन P2 कब एलोकेट हो रहा है? 5 पर। तो 5 से आपका जो है आगे बढ़ेगा ना, 5 से पहले कितना है? 4 + 3 है 7 आपका मिली सेकेंड P1 का हुआ, तो 3 मिली सेकेंड में आपका जो है वो P1 एलोकेट हो गया था, लेकिन आपका P2 कब एलोकेट हो रहा है? 5 मिली सेकेंड के बाद। तो 5 मिली सेकेंड के बाद एलोकेट हो रहा है और उसका बर्स्ट टाइम 3 है, तो कंप्लीशन टाइम कितना हो जाएगा? P2 का कंप्लीशन टाइम कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। एक्चुअली अराइवल टाइम आप देखेंगे ना, तो अराइवल टाइम में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में यहाँ पर आपका P3 पहले अराइव हो रहा है क्योंकि 0 मिली सेकेंड है, तो P3 को एलोकेट पहले करेंगे, वो 2 मिली सेकेंड का जॉब पूरा करेगा। 2 मिली सेकेंड जॉब पूरा करने के बाद आपका P1 एलोकेट होगा, लेकिन P1 आपका जो है वो 3 मिली सेकेंड के बाद है, इसका मतलब 1 मिली सेकेंड आइडल स्टेट में CPU रहेगा। 1 मिली सेकेंड के लिए CPU को कोई प्रोसेस नहीं मिलेगा। फिर तीसरे मिली सेकेंड में आपका जो है प्रोसेस P1 आपका एलोकेट हुआ, ठीक है? तो P1 जैसे ही एलोकेट हुआ तो पहले बर्स्ट टाइम इसका गैंट चार्ट बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। यस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन P3 जो है उसका अराइवल टाइम 0 मिली सेकेंड है, इसका मतलब है कि P3 आपका सबसे पहले अराइव किया है, सिस्टम में सबसे पहले P3 आया है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में P3 इज एलोकेटेड फर्स्ट, तो यहाँ पर आपका P3 एलोकेट हो गया। P3 एलोकेट कब हुआ? 0 मिली सेकेंड में ये अराइव किया P3, और इसका टोटल बर्स्ट टाइम कितना था? 2 मिली सेकेंड। 2 मिली सेकेंड, तो ये 2 मिली सेकेंड का जॉब पूरा किया। इसके बाद 1 मिली सेकेंड आपका CPU आइडल स्टेट में रहा। क्यों? क्योंकि आपका जो P1 है वो 3 मिली सेकेंड से अराइव हो रहा है। 0 के बाद 3 के पहले 2 है नहीं, 1 है नहीं, तो P3 के बाद P1 ही जाएगा, अराइवल टाइम 3 है।
लेकिन हमारा P3 जो है 2 मिलीसेकंड में कंप्लीट कर लिया है, तो Yes, 1 मिलीसेकंड ये आपका आइडल स्टेट हो गया। 1 मिलीसेकंड तक आपका सीपीयू जो है ये आइडल, यानी कि किसी तरह का जॉब यहाँ नहीं है, सीपीयू फ्री है, प्रोसेस नहीं है। तो P1 अब यहाँ P1 3 मिलीसेकंड के बाद एलोकेट हो गया, ठीक है। yes, P3 के बाद P1 का बर्स्ट टाइम कितना है? 4, 4 है। इसका मतलब है कि P1 7. 7 मिलीसेकंड तक चलेगा। Yes, sir. 3, 2, 0, 7 मिलीसेकंड तक। अब यहाँ देखिए P1 कंप्लीट करने के बाद अब 3 के बाद आपका क्या है? 4 है, तो 4 आपका P5 है। Yes, sir. तो P5 आपका कितने मिलीसेकंड में अराइव कर रहा है? 4 में ही आ रहा है, 4 मिलीसेकंड में। लेकिन 3 तक अब चल ये रहा जो 7 है यहाँ, इसमें हम इसको एज्यूम करेंगे कि 4 मिलीसेकंड में ही P1 आया है, ठीक है ना। तो 2, 3 के बाद 7 है, तो P5 आपका यहाँ एलोकेट हुआ। और P5 एलोकेट होने के बाद 4 के बाद 4 मिलीसेकंड के पहले एलोकेट नहीं होना है। 4 मिलीसेकंड तो 7 मिलीसेकंड है, तो 7 मिलीसेकंड के बाद ही आपका P5, यानी 4 मिलीसेकंड के बाद P5 एलोकेट हुआ है सीपीयू में, पहले नहीं हुआ है। तो 4 Yes. मिलीसेकंड के बाद P5 एलोकेट हुआ। P5 का बर्स्ट टाइम कितना है? 3 बस है। टाइम चला 3 है। Yes, 3 sir. है। ऑलरेडी 7 मिलीसेकंड यहाँ जॉब हो चुका है सीपीयू में, तो ये 10 आपका हो गया, 3 ऐड हो गया इसमें। अब इसके बाद क्या है कि P2 और P4 दोनों में टाई है। Yes, sir. P2 और P4 दोनों में टाई है। तो अराइवल टाइम अगर सेम है तो अब उस केस में हम किसको देखेंगे? प्रोसेस आईडी। ब्रश टाइम को देखिए सर। बर्स्ट टाइम को यहाँ पर आपका जो है, जब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात Sequence से करते हैं, देखेंगे। हाँ, बर्स्ट टाइम कब देखते हैं वो बताएंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में अगर कोई प्रोसेस का अराइवल टाइम सेम हो जाए, तो अराइवल टाइम सेम हो जाता है, तो जैसे 0 मिलीसेकंड हम लोग लेके चलते हैं, तो उसके हिसाब से जो पहले प्रोसेस आता है उसको एलोकेट करते हैं ना। Yes, यानी sir. P1, P2, P3 सबको 0 मिलीसेकंड अराइव कर रहे हैं अगर, तो जो प्रोसेस पहले आया रेडी क्यू में वो पहले जाएगा। तो P1 पहले आया, फिर P2 आया, फिर P3 आया, तो उसके सीक्वेंस के हिसाब से फीफो मैनर में प्रोसेस एलोकेट हो जाता है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में अगर अराइवल टाइम सेम आ गया, तो 0 मिलीसेकंड भी सेम ही अराइवल टाइम है, तो उस केस में हम लोग उसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं, फीफो ऑर्डर को। और अगर डिफरेंट अराइवल टाइम दिया है और उस डिफरेंट अराइवल टाइम में सेम अराइवल टाइम आ गया, तब भी हम वही चीज लगाते हैं। सेम अराइवल टाइम आ गया तो फीफो मैनर में जो प्रोसेस, स्मॉलेस्ट प्रोसेस आईडी को हम पहले एलोकेट करेंगे। तो P2 और P4 में स्मॉलेस्ट प्रोसेस, हम अभी बर्स्ट टाइम नहीं देखेंगे, इसलिए उसको रेक्टिफाई किए थे। बर्स्ट टाइम इसीलिए रेक्टिफाई किए थे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में अराइवल टाइम 0 के जगह डिफरेंट लेते हैं, और जो डिफरेंट आईडी लेते हैं उसमें अगर सेम आपका अराइवल टाइम हो जाए, जैसे 5 सेम आ गया, तब उस केस में प्रोसेस आईडी जो स्मॉलेस्ट प्रोसेस आईडी है उसको हम पहले एलोकेट करेंगे। तो P2 और P4 में स्मॉलेस्ट कौन है? P2 है। पहले आपका P2 आया है और फिर P4 आया। अगर आप 1 से 5 तक चलाते हैं तो I का वैल्यू 2 जो है वो I का वैल्यू 5 से कम होगा। प्रोसेस आईडी PI अगर प्रोसेस आईडी को डिनोट करते हैं तो PI, यहाँ पर I का वैल्यू क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 तक गया है। तो ये जो आपका P2 है ये लेस देन P5 है, P4 है। तो P2 का जो प्रोसेस आईडी है ये P4 से कम है, यानी प्रोसेस आईडी पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 और 4 पॉइंट ऑफ व्यू से। तो P2 आपका पहले एलोकेट होगा। P2 का बर्स्ट टाइम कितना है? 3, तो 13 मिलीसेकंड। और उसके बाद P4 का बर्स्ट टाइम कितना है? 1, तो ये 14। अब देखिए यहाँ P2 5 मिलीसेकंड के पहले नहीं आना चाहिए, तो 10 मिलीसेकंड के बाद आया है, इसका मतलब 5 मिलीसेकंड के बाद ही आया है, पहले नहीं आया। P4 भी 5 मिलीसेकंड के पहले नहीं आना चाहिए, तो P4 भी आपका 5 मिलीसेकंड नहीं 13 के बाद आया है। इसका मतलब है कि मिनिमम जो क्राइटेरिया 5 मिलीसेकंड का है उसके पहले नहीं आया है, ना P2 आया है ना P4 आया है। P5 का जो मिनिमम क्राइटेरिया 4 मिलीसेकंड, तो P5 7 के बाद आया है। इसका मतलब जो मिनिमम आपका जो अराइवल टाइम है उसके पहले नहीं आया है, उसके बाद में ही आया है। तो नाउ दिस इज द गैंट चार्ट।
Now on the basis of this Gantt chart, now it is easy for you. अब बताइए यहाँ कि P1 का completion time कितना होगा? 7. 7. 7 sir. Yes sir. कैसे 7? P1 सर कंप्लीट हुआ है 7. हाँ ठीक, कंप्लीट हुआ इसलिए 7. तो कंप्लीशन टाइम 7 है, तो टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा सर उसका ब्रश टाइम माइनस 1 हो जाएगा टर्न सर. अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, और वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम. तो टर्न अराउंड टाइम पहले निकालेंगे, तो इसका कंप्लीशन टाइम कितना है? 7. CT माइनस AT, और इसमें TAT माइनस BT. BT sir. BT. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7 माइनस अराइवल टाइम कितना है P1 का? 0 sir. 0 है जी P1 का. नहीं सर. P1 का 3 है ना, Yes sir. तो अराइवल टाइम 3 है. 7 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4. 4. तो टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया? 4 मिली सेकेंड. वेटिंग टाइम क्या है? 4. टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम कितना है इसका? 4. 4. 4 sir. तो 4 माइनस 4 दैट इज 0. 0. अब इसी तरह से P2 का निकालिए. P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है? गैंट चार्ट में देखिए, P2 का कंप्लीशन टाइम 13 है ना? 13 है. P2 का कितना है? 13 है ना? यस सर. यस. हाँ, तो ये आपका हो Sir, गया. P1 का वेटिंग टाइम 0 sir. P1 का वेटिंग टाइम 0. हाँ 0 मिली सेकेंड. कैसे? कैसे? हाँ, नहीं. P1 का वेटिंग टाइम 0 मिली सेकेंड इसलिए है क्योंकि आपका जो अराइवल टाइम इसका 3 दिया हुआ है, बस Yes, टाइम sir. इसका 4 है, ठीक है ना? Yes, sir. और इसके पहले P1 के पहले आपका जो है P3 एलोकेटेड है, जिसका Yes. बस टाइम आपका 2 है, Yes sir. और ये 0 मिली सेकेंड में अराइव हुआ है. Yes sir. तो ये 2 मिली सेकेंड का जॉब पूरा कर लेगा, ठीक है ना? और आपका P1 को 2 मिली सेकेंड के बाद भी एलोकेट होने का चांस नहीं है. P1 Yes, को 1 मिली सेकेंड वेट और करना होगा, क्योंकि P1 का अराइवल टाइम 3 मिली सेकेंड का है, जबकि आपका CPU का रिसोर्स जो है 2 मिली सेकेंड के बाद खाली हो गया है, क्योंकि Yes, आपका P3 तो 2 मिली सेकेंड का जॉब पूरा कर लिया. तो ये जो 1 मिली सेकेंड का Ideal आइडल time. स्टेट हुआ, ये भी इसके साथ ऐड हो जाएगा. Yes. समझ गए? Yes. तो वो 3 और वो पर्टिकुलर 1 आपका मिनट सेकंड ऐड हो गया, तो आपका वेटिंग टाइम इसका हो जाएगा ना 4. आपका Yes, बस sir. टर्न अराउंड टाइम है, और ये 4, तो दैट इज Yes. 0 मिली सेकेंड. वो आइडल टाइम भी इसमें ऐड हो रहा है. तो P2 के लिए क्या होगा? P2 के लिए यहाँ पर कंप्लीशन टाइम तो 13 है. P2 के लिए कंप्लीशन टाइम 13 है. टर्न अराउंड टाइम कंप्लीशन टाइम माइनस 80. तो अराइवल टाइम कितना है? P2 का अराइवल टाइम 5 है, तो 13 माइनस 5, 8. ये हो गया 8 है, आपका 13 माइनस 5 दैट इज 8. और टर्न अराउंड टाइम यहाँ पर 8 हो गया. 8 माइनस बस टाइम कितना है? 3. 3 sir. 3 है ना? Yes. 3 है, तो ये हो गया 5 मिली सेकेंड. ये भी मिली सेकेंड में ही है, इन मिली सेकेंड. उसी तरह से P3 का कंप्लीशन टाइम है 2, और 3 बस टाइम है, नहीं 2 है बस टाइम. 2 sir. तो कंप्लीशन Waiting टाइम हो गया time, यहाँ sir. पर, कंप्लीशन टाइम हो गया 2, और Yes, टर्न sir. अराउंड टाइम हो गया कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम कितना है? 0 sir. 0. P3 का 0 है, तो ये 2 हो गया. अब ये 2 हो 2 गया, तो minus टर्न अराउंड 2. टाइम 2 माइनस बस टाइम 2. 2, 0. 0 मिली सेकेंड वेटिंग टाइम. नेक्स्ट P4 का यहाँ कंप्लीट हो रहा है 14 पर, 14. तो 14 और कंप्लीशन टाइम 14 माइनस अराइवल टाइम कितना है P4 का? 5. 5 sir. 5. तो 14 माइनस 5 is 9, and then 9 minus 9 minus माइनस 1. 1. बस 1 टाइम sir. कितना है? बस टाइम 1.
1 4 8 मिली सेकेंड, और P5 का हो गया 10, तो 10 मिली सेकेंड, देन 10 माइनस 4 अराइवल टाइम कितना है 4 4, तो ये 6, तो ये हो गया 6 माइनस बस टाइम कितना है 3 सर 3, तो ये हो गया 3 मिली सेकेंड। इसका मतलब है कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए आप यहाँ यूज कर सकते हैं समेशन ऑफ i1 to 5 TAT ऑफ PI, और यहाँ पर समेशन ऑफ i to 5 1 to 5 वेटिंग टाइम ऑफ PI इज इक्वल टू, ये हो गया 8 4 12 2 14 2 23 29 बाई डिवाइड बाई 5, यहाँ भी डिवाइड बाई 5, तो ये हो गया 8 3 11 500, 60 ये कितना हो गया 5 25 5 5 25 25 5.2 5 8 40, ये हो गया आपका 5 3 15 3.2 मिली सेकेंड। तो ये आपका हो गया एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ये हो गया आपका एवरेज वेटिंग टाइम। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर अराइवल sir. टाइम डिफरेंट दिया होगा तब भी आप कर सकते हैं, अराइवल टाइम एज्यूम करके 0 मिली सेकेंड होगा तब भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी डिस्कस, देन वी हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम लोग कुछ कुछ लेंगे, जिससे ये कंफ्यूजन नहीं हो किसी भी तरह का, ताकि हर तरह का प्रॉब्लम आप हैंडल कर सकें।